नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम सभी 20 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है। करंट अफेयर में सब लोग लापरवाही मार रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सभी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे करंट अफेयर। तो ढील मत दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा आप चेतना से करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर अगर बाई चांस, चलो ठीक है, एग्जाम में भी नहीं आता है, तो आपको नॉलेज के लिए तो कितना ज़रूरी है। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि कोई स्थायी तो कोई चीज़ है नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता रहता है। ठीक है। तो हमें वो चीज़ जानना तो बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ठीक है, रोज आप आधा घंटा 1 घंटा आप करंट अफेयर को रोज दे दिया करें। ठीक है। कुछ समय से क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे एनर्जी जैसी फील ऐसा हो नहीं रहा। तो शायद मेरे पढ़ाने में भी शायद करंट अफेयर कुछ ऐसा, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। सफलता किस्मत से नहीं मिलती। होता है 1-2% समय होता है, हम किस्मत को शायद समय भी बोल सकते हैं। लक से मिलती भी है, कुछ 1-2% लक भी काम करता है। पर अगर कम से कम मान लीजिए 98% अगर आपने मेहनत नहीं करी है, तो 2% लक कैसे काम करेगा? तो उसके लक काम करने के लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो 98 जो परसेंट है वो मेहनत है, और मान लीजिए कुछ परसेंट लक है। ठीक है। तो आपको 98% तो आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। तो वो उतना प्रयास तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तब आपके साथ लक भी रहेगा। तो मेहनत करिए। ठीक है। और किस्मत आपके साथ होगी ही। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 12 भारतीय राज्यों का ऋण वित्त वर्ष 2024 तक जीएसडीपी के कितने प्रतिशत से अधिक हो जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। वो है, पहला है 24, दूसरा है 30, तीसरा है 35, चौथा है 40। बताइए क्या पूछा जा रहा है? 12 भारतीय राज्यों में, जो भारत के 12 राज्य हैं, उनमें ऋण जो वित्त वर्ष है 2024 में जीएसडीपी के कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? आप मुझे बताइए, मैं इसका अर्थ और अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है क्या? 35। क्या है? 35 इसका आंसर है। क्या पूछा जा रहा है? 12 भारतीय राज्यों में मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए पहले। जीएसडीपी, क्या जीएसडीपी? जीएसडीपी यानी जैसे जो अपना जीडीपी होता है ना, वो स्टेट वाइज मतलब राज्य वाइज। ठीक है। जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू जो उत्पाद है, वो हर राज्य का अलग अलग होता है। ठीक है। हर राज्य का अलग अलग होता है, तो ये इसमें स्टेट है। ये इसका जो एस का अर्थ है वो स्टेट है। अब कितने, 12 भारतीय राज्यों का जो ऋण है, उससे जीडीपी जो है उससे अधिक चला गया है। मतलब जो पैसा लेते हैं, जो हम उत्पाद बनाते हैं, किसी भी राज्य में उत्पाद होती है, कोई वस्तु होती है, सेवा होती है, उसके लिए जो पैसा लगता है, उससे जो उत्पाद हुआ है, उत्पादन जो हुआ है, उससे कई गुना पैसा उस राज्य में लगा है। तो वो उसका अतिरिक्त बता रहे हैं, 35% अधिक, 35% अधिक हो गया है 12 राज्यों में। ठीक है। जितना उत्पादन हुआ है, उससे 35% अधिक इन्होंने पैसा मांगा है। तो इसमें आरबीआई पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि आरबीआई ने वो पैसा क्यों दिया, क्यों पता नहीं कि, तो मतलब उसका जो नियंत्रण है, उसका जो प्रबंधन है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है आरबीआई पे। इसके कारण, किसके कारण? कि 12 भारतीय जो राज्य हैं, उस पर जो उत्पादन हो रहा है, उससे 35% अधिक पैसा ये 12 राज्यों में दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है जो पैसा लेन देन जो चीजें होती हैं, वो आरबीआई पूरा निर्धारण करता है। तो आरबीआई पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि ऐसा क्यों। ठीक है। चलिए, तो आप ये याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? मुक्ति मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। क्या पूछा जा रहा है? गोवा मुक्ति दिवस। क्या पूछा जा रहा है? गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 19 दिसंबर। क्या है? 19 दिसंबर। आप सभी को पता है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली थी 1947, कब मिली थी? भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 में मिली थी। पर
जो गोवा जो राज्य है हमारा छोटा सा है, आप मैप में देख सकते हैं, आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल जरा सा गोवा जो राज्य है वो बिल्कुल जरा सा है। उस पर जब हमारी जो स्वतंत्रता हमको मिली थी तब गोवा पर हमारा राज्य नहीं था, किसका था? पुर्तगालियों का। किसका था? पुर्तगालियों का उस पर राज्य था। गोवा पर किसका राज्य था? पुर्तगालियों का। पर 1961 में हमने गोवा पर अपना राज्य कर लिया, ठीक है। तब 1961 से ये भारतीय राज्य कहलाने कहलाने लगा। भारतीय राज्य कहलाने लगा कब से? 19 दिसंबर 1961 से गोवा भारतीय राज्य हो गया था। उसी दिन हमने 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस घोषित किया और तभी से हम गोवा मुक्ति दिवस मनाने लगे हैं। कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को, ठीक है। 19 दिसंबर को हम ये गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएलआई योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उन्नति हुई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए, 7000 करोड़ रुपए। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? एक ये योजना है पीएलआई, क्या? पीएलआई योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण जो मतलब खाद्य उद्योग है उसमें उन्नति हुई है? बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है 7000 करोड़ रुपए। क्या आंसर है इसका? 7000 करोड़ रुपए। क्या पूछा जा रहा है? अब ये योजना समझ लीजिए, ये योजना क्या है? पीएलआई। पीएलआई योजना क्या है? आप आगे पढ़ रहे होंगे, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? ये उद्योग मतलब जो खाद्य है उससे संबंधित ये योजना है पीएलआई। पीएलआई जो हमारे जो उत्पाद है ना, जो हमारा खाद्य है उत्पादन जो आधारित जो चीजें हैं, जो खाद्य चीजें उसको प्राथमिकता देना, मतलब जो आधारभूत खाद्य की जो चीजें हैं उसको प्राथमिकता देना इस योजना की पहल है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? पीएलआई योजना का क्या उद्देश्य है? जो भी खाद्य उत्पादित हो रहा है उसको प्रोत्साहन करना, ठीक है, उसका प्रोत्साहन करना। और इसी के लिए हमने कितने करोड़ रुपए लगाए थे? 7000 करोड़ रुपए लगाए थे। उससे जो खाद्य उद्योग जो उन्नत हुए हैं उसमें सहायता मिली है। जो खाद्य उद्योग है वो उन्नत हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। किस योजना के कारण? पीएलआई योजना। आपको बताया है मैंने कि इसका क्या उद्देश्य है कि जो कोई भी खाद्य जो आधारभूत संरचना है, खाद्य जो खाद्य उद्योग है उसकी जो आधारभूत संरचना है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत। इसी योजना के तहत हमने 7000 करोड़ रुपए लगाए थे। उसी की फलस्वरूप हमको क्या जो खाद्य उद्योग है उसमें बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी? किसके लिए? जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है उसने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। बताइए इसका आंसर क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कौन से क्रिकेट के लिए, कौन से क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड जो है वो नामित किए हैं? बताइए इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद शमी। क्या है? मोहम्मद शमी। अभी जो ओलंपिक हुए थे उसमें इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, इन्होंने बहुत सारे विकेट लिए थे, शायद आई थिंक 24 विकेट इन्होंने लिए थे मोहम्मद शमी ने। इन्हीं के ये प्रदर्शन के दौरान उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये किसका फैसला था? ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है उनका फैसला था कि मोहम्मद शमी का प्रदर्शन देखते हुए उनको अर्जुन अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और जोड़ी है, बैडमिंटन की एक जोड़ी है, उनका नाम क्या है? इनको हम मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, मैंने आपको पढ़ाया था, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो ये पुरस्कार है वो बैडमिंटन की जोड़ी को दिया जाएगा। उनका नाम सुन लीजिए, जो बैडमिंटन की जो जोड़ी है उसका नाम क्या है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये बैडमिंटन की जुगल है, मतलब ये जोड़ी है। इनको कौन सा रत्न पुरस्कार प्राप्त होगा? कौन सा पुरस्कार प्राप्त होगा? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इनको प्राप्त होगा। ये भी विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए, अब क्या है अगला क्वेश्चन। भारत और किस बैंक ने उत्तराखंड जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं, आपके पास है एडीबी, बीओआई, पीएनबी, आरबीआई। बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए एक बार और। भारत और किस बैंक ने, भारत तो है ही, और भारत के साथ साथ कौन से बैंक ने, कौन से बैंक ने, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किस योजना के तहत, मतलब क्या करेंगे भारत और कौन सा बैंक? उत्तराखंड जलवायु अनुकूलन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना में 200 मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किया है। 200 मिलियन डॉलर जो है उसका जो ऋण होगा ये दोनों बहन करेंगे। कौन कौन बहन करेंगे? भारत और जो बैंक आप आंसर बताएंगे वो बहन, वो वाला बैंक। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? ए डी बी। क्या आंसर है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लिख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप सभी मेरी बात सुन के, आप आवाज सुन के आप ये लिखिए, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, भारत और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना में 200 मिलियन डॉलर का ऋण उत्पादित करेंगे, या मतलब साथ में ऋण देंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो विद्युत होगी वो उत्पादित की जाएगी कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए पता चल गया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए उत्तराखंड में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, हमने क्वेश्चन आगे भी पढ़े। उत्तराखंड ऐसी चीजों में बहुत सारी परियोजनाएं लागू कर रहा है। पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े इसी से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? क्या अमृत तकनीक विकसित की है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कौन सा संस्थान है जिसने अमृत तकनीकी स्टार्ट की है या विकसित की है, और इसका क्या उद्देश्य है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये क्वेश्चन से पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। चलिए, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु। बताइए क्या आंसर है इसका। अमृत तकनीकी किसने स्टार्ट की है या किसने विकसित की है? इसका जो आंसर है आईआईटी मद्रास। क्या है? आईआईटी मद्रास। इनका जो अमृत जो तकनीकी है इसको विकसित करने का, इसमें क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ रहा है कि पानी की जो अशुद्धियां हैं, पानी में जो आर्सेनिक जो तत्व जो घुल जाता है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उसको शुद्ध करने के लिए एक अमृत तकनीकी निकाली है। इस जो तकनीक है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें आयरन, लिख लीजिए, आयरन ऑक्सी, लिख लीजिए, आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्सी, आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिस इस जैसे मान लीजिए ये कोई तकनीक है उनने जो बनाई है, इसमें से पानी को गुजारा जाता है और इसी के अंदर आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्सी मिलाया जाता है। इसके कारण पानी में जो आर्सेनिक जो तत्व घुला रहता है वो इसके कारण अलग हो जाता है। किसके कारण अलग हो जाता है? आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्सी के कारण ये जो आर्सेनिक है वो अलग हो जाता है और पानी बिल्कुल शुद्ध रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाई है? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में फिर से तैयार किए गए कितने विधेयक पेश किए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। बताइए क्या है। केंद्र मतलब जो केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं, आप सबको पता है अमित शाह, उन्होंने जो हमारे जो ब्रिटिश काल के, मतलब जो ब्रिटिश जो लोग हम पे गुलामी कर चुके हैं उनके बनाए गए जो नियम हैं, वो जो 3 नियम जो अभी भी लागू थे उनको समाप्त करके अपने 2023 के 3 नियम उनके बदले जा रहे हैं। ठीक है, वो जो अंग्रेजों के द्वारा जो 3 नियम बनाए गए थे वो अब 2023 में बदले जा रहे हैं, ये अमित शाह का कहना था। ठीक है, और आपने शायद वो वीडियो भी देखी होगी, संसद में अमित शाह इस इन तीनों के बारे में बात
कर रहे हैं वो बहुत फेमस हुई थी। चलिए, तो कितने हैं वो बताइए। वो 3 ऐसे विधेयक हैं जिसको आप मतलब संसद उनको बदल रही है। जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय से चल रहे थे, अभी तक चल रहे थे, उनको अब बदला जा रहा है, उन कानूनों को बदला जा रहा है, उन नियमों को बदला जा रहा है। ठीक है? जो अपनी जो भारतीय दंड संहिता थी उसको भी बदला जा रहा है। अब आगे 3 आपको विधेयक मिल जाएंगे। ठीक है? कुछ भारतीय समानता नागरिक विधेयक भी है उसमें एक, और एक भारतीय न्याय से संबंधित भी है। ठीक है? कुछ ऐसे 3 नियम हैं जिनको बदला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, मतलब जो बलात्कार, जो रेप होते हैं, इस पे भी कोई कार्यवाही होगी, इसमें भी कोई नियम ऐसा आएगा, ऐसा मैंने देखा था जब। तो और भी चीजें हैं और भी सम्मिलित होंगी जो मैं आपके आगे तीनों विधेयक अच्छे से हम पढ़ लेंगे, जो बदले जाएंगे आगे आगामी समय पे, हम वो तीनों विधेयक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस रोग की देखभाल के लिए डॉक्टर अतुल साह के परिवर्तनकारी नवाचार को वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है? कौन से डॉक्टर को? अतुल साह। क्या नाम है? अतुल साह। डॉक्टर का क्या नाम है? अतुल साह। और आपसे पूछा जा रहा है किस रोग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या उसमें नया काम किया है, नवाचार किया है। ठीक है? उसका उपचार करने के लिए उन्होंने नई नई तकनीकें बनाई है। वो कौन सा रोग है आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर अतुल साह के द्वारा प्रयासों को बताया जा रहा है, वो रोग बताइए कि उन्होंने उस के इलाज के लिए क्या क्या प्रयास किए। इसके ऑप्शंस हैं कैंसर रोग, कुष्ठ रोग, चेचक रोग, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के लिए अतुल साह जो डॉक्टर हैं उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। ठीक है? कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, कभी ऐसी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पूरे शरीर पे वाइट वाइट बहुत बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं, इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। और भी चीजें होती हैं, आप अगर गूगल पे इमेज करके देखेंगे तो उसकी आप बहुत सारी इमेज देख सकते हैं। तो कुष्ठ रोग के मतलब उपचार के लिए उन्होंने नई नई तकनीकें निकाली। क्या निकाली? नई नई तकनीकें निकाली। और उन्होंने जो एक तकनीक थी उसका आप लिख लीजिए, बन इन फोर लेसोस। क्या है? उन्होंने एक तकनीक निकाली है, बन इन फोर लेसोस। क्या? बन इन फोर लेसोस। ठीक है? किसके द्वारा? डॉक्टर अतुल साह के द्वारा कुष्ठ रोग से संबंधित जो उपचार है उसका, उसमें नए नए उपचार या नवाचार किए, खोज की, और उन्हीं के द्वारा कौन सी तकनीक? बन इन फोर लैशेस, लैशेशो। ठीक है? लैशेशो, ये तकनीक बनाई गई जिससे कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं उनको राहत मिल सके इस तकनीक के द्वारा। चलिए, जी क्या हो गया? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीता है? ठीक है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इटली, जापान, भारत, ब्रिटेन। बताइए क्या आंसर इसका है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल, भारतीय नौसेना अकादमी में कौन सा पुरस्कार, एडमिरल कप 2023 जीता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इटली, जापान, भारत, ब्रिटेन। चलिए, इसका जो आंसर है वो है इटली। कहाँ है? इटली। इटली जो है उस देश ने हमारा भारतीय नौसेना अकादमी जो पुरस्कार है एडमिरल 2023, वो जीता है। ठीक है? वो जीता है किसने? इटली ने। इटली ने जीता है। एजी माला, एजी माला जो है वो है केरल में। ठीक है? कहाँ पर? केरल में। केरल में वही भारतीय नौसेना अकादमी का एक संगठन है या मुख्यालय है। कहाँ पर है ये? केरल। केरल के कहाँ पर है? एजी माला। एजी माला, वहीं पर हमने ये पुरस्कार वितरित किया था। एडमिरल कप 2023 एजी माला, केरल में ये पुरस्कार वितरित किया था, जो किस देश को मिला है? इटली। किस देश को मिला है? इटली को मिला है। चलिए, यहाँ ये और देख लीजिए, ये जो सेलिंग वाला जो मतलब जो एडमिरल जो कप है वो सेलिंग था, ये 12वां संस्करण था। ठीक है? कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा कितने साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है?
इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 7 साल बाद, 9 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। बताइए क्या पूछा जा रहा है। भारत में साइबेरियन जो बाघ है उसका पहला जोड़ा कितने साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर किसी को पता है तो। चलिए इसका जो आंसर है वो है 12 साल। क्या है, 12 साल बाद जो है वो जो साइबेरियन जो बाघ है वो दार्जिलिंग पहुंचे हैं। दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, वहां पर साइबेरियन, साइबेरिया के जो बाघ हैं वो पहुंचे हैं। और ये थे ही नहीं, ये 2011 से विलुप्त थे। 2011 से ये विलुप्त थे। हमारे भारत में जो साइबेरियन बाघ हैं वो 2011 से विलुप्त चल रहे थे। उनकी जो संख्या है वो बिल्कुल घट गई, और 2011 में एक ही जोड़ा था वो भी मर गया था, ठीक है। वो भी मर गया था 2011 में, और 2011 से कोई सूचना नहीं थी कि हमारे इधर साइबेरियन बाघ भी है। फिर पता चला कि दार्जिलिंग में दार्जिलिंग में फिर हमने इन जोड़ों को देखा, और उनका उस जोड़े का नाम क्या था। दो बाघ थे, एक का नाम था लारा, एक का नाम था लारा, और दूसरे का नाम था आकाश, अकामास, अकामास। पहला था लारा, दूसरा था अकामास, ठीक है। ये दो एक जोड़ा है। वो किसका जोड़ा है, साइबेरियन बाघ का जोड़ा है, जो भारत में 11 साल बाद दिखाई, सॉरी 12 साल बाद दिखाई दिया। और वो कहाँ पर, दार्जिलिंग के एक जूलॉजिकल पार्क में उनको रखा गया है, और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की जा रही है, ठीक है। पद्मजा, पद्मजा जो जूलॉजिकल पार्क है वहां पर रखा जाए है दार्जिलिंग में। पद्मजा जो है वो जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है, ठीक है। उनको रखा गया है दार्जिलिंग में, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ये 10 क्वेश्चन। आपको इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जो आपसे पूछा था ना, समलैंगिक जो विवाह है उसको सरकार ने रजामंदी दी है, ठीक है। थर्ड जेंडर समुदाय में खुशी का माहौल, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये तो रिपीट था, ठीक है, सभी को मैंने ये बता दिया था। इसका जो आंसर वो क्या है, नेपाल, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो समलैंगिक जो विवाह है वो किस देश ने लागू कर दी है, मतलब सरकारी मोहर लगा दी, आप खुलेआम अच्छे से कर सकते हैं। वो किसने, नेपाल देश ने। चलिए आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्विज है वो देख लीजिए। हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ठीक है। बताइए इसका आंसर, आप सभी कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इस कमेंट का आंसर सब बताएंगे। कमेंट वमेंट तो कोई बताता ही नहीं, आंसर देते ही नहीं। करंट अफेयर पढ़ने में सब लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं करंट अफेयर, ठीक है। आप लोगों का ही घाटा है। देखिए अब मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आएगा नहीं। तो देख लीजिए, आधे घंटे का समय निकाल के आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और भी अदर क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होते हैं वो देखते जाइए, ठीक है, जिससे आप जो तत्काल में जो चीज़ें चल रही हैं उससे आप पीछे ना छूटें। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक और बात ध्यान दीजिएगा कि शाम की जो क्लास है लूसेंट विविध स्पेशल, वो 7:30 से है, वो 8 बजे से नहीं है। आज आप सभी 7:30 पर आ जाएं। और एक और अनुरोध कर रही हूँ, अगर आपकी लाइव में जो जितनी संख्या है अगर वो कम होगी तो क्या होगा, लाइव में क्या, लाइव पढ़ाना फिर मैं बंद कर दूंगी, वो रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगी। इसलिए जितने लोग कल थे उतने लोग तो कम से कम बने ही रहे, ठीक है। चलिए उसी के साथ राधे राधे, कल मिलते हैं।